नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम सदन दिन भर में और मैं हूं आपके साथ अर्चना मिश्रा। अगले आधे घंटे में देखेंगे संसद के दोनों सदनों में क्या कुछ खास रहा, लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। भारतीय पतन विधेयक 2025 लोकसभा से पारित। बंदरगाहों के विकास, कानूनों को व्यवस्थित करने और समुद्री तटों के बेहतर उपयोग से जुड़े प्रावधान। खान और खनिज विकास एवं नियमन संशोधन विधेयक 2025 भी ध्वनिमत से पारित। खान आवंटन और खनन क्षेत्र में आएगी पारदर्शिता। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ कदाचार मामले की जांच करेगी 3 जजों की कमेटी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में दी जानकारी। संविधान के अनुच्छेद 124(4) के तहत हाईकोर्ट के जस्टिस को पद से हटाने का मिला था प्रस्ताव। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक 2025 और राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक 2025 राज्यसभा से पारित। वैश्विक स्तर पर खेल का ढांचा बनाने, खेल प्रशासन को आर्थिक जवाबदेह और पारदर्शी बनाने के प्रावधान। कराधान विधि संशोधन विधेयक और आयकर विधेयक 2025 चर्चा के बाद लौटाया गया। सदन दिन भर में सबसे पहले बात करते हैं राज्यसभा की कार्यवाही से जुड़ी खबरों की। बिहार में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण सहित अन्य मुद्दों पर राज्यसभा में गतिरोध बरकरार है। अवरोध के कारण सदन की कार्यवाही 2 बार स्थगित हुई। सदन की कार्यवाही की शुरुआत विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े पत्रों को सभा पटल पर रखने के साथ हुई। इसमें वित्त मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के दस्तावेज शामिल थे। इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 151 के खंड 1 के अधीन नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदनों की प्रति सभा पटल पर रखी गई। इसके बाद विभाग संबंधित वाणिज्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति के प्रतिवेदन, विभाग संबंधित शिक्षा, महिला बाल विकास, युवा और खेल संबंधी संसदीय स्थायी समिति का प्रतिवेदन पटल पर रखा गया। कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन, लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन सभा के पटल पर रखे गए। सदन में चाय बोर्ड, कॉफी बोर्ड और मसाला बोर्ड के लिए सदन से एक सदस्य के निर्वाचन का प्रस्ताव रखा गया, जिसे ध्वनिमत से स्वीकार कर लिया गया। केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी और हर्ष मल्होत्रा की ओर से वित्त संबंधी संसदीय स्थायी समिति के विभिन्न प्रतिवेदन में शामिल की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में बयान दिया गया। वहीं केंद्रीय मंत्री नीमूबेन जयंतीभाई बामणिया की ओर से उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधी संसदीय स्थायी समिति के प्रतिवेदन में शामिल की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में बयान दिया गया। उपसभापति हरिवंश ने नियम 267 के तहत मिले नोटिसों के अस्वीकार किए जाने की जानकारी दी। इसके बाद सदन में अवरोध शुरू हो गया और कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। Honorable members, 21 notices have been received today on 4 different subjects under Rule 267. None of these 21 notices contain a motion drawn in proper terms as per the requirement of Rule 267. To obtain a decision of the House. Further out of these, 11 notices seek discussion on matter which is sub judice. Since none of these notices received today are in adherence to the requirement of the rules as enunciated above, I am not admitting any of the notices. दोपहर 2 बजे कार्यवाही शुरू हुई तो सरकारी उपक्रमों से संबंधित समिति के प्रतिवेदन सभा के पटल पर रखे गए। इसके बाद सदन में विपक्ष की ओर से गतिरोध शुरू हो गया। शोर शराबे के बीच युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक 2025 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक 2025 सदन पर विचार और पारित किए जाने के लिए रखा। नारेबाजी बढ़ते देख कार्यवाही 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। दोपहर 3 बजे कार्यवाही शुरू होने पर खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने विधेयक पर बोलने के लिए खड़े हुए। इस दौरान नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया, लेकिन वे एसआईआर के मुद्दे पर बोलने लगे, जिसका सत्ता पक्ष की ओर से विरोध किया गया। नेता सदन जेपी नड्डा ने नेता विपक्ष की बातों को कार्यवाही से हटाने की मांग की।
ये जो ऑपोजिशन का व्यवहार है वो स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द पार्लियामेंट उसको ऑब्स्ट्रक्ट करने का एक सोची समझी चाल है और इनको हेल्दी डेमोक्रेसी में कोई विश्वास नहीं है। हमने शुरू दिन में कहा था, जो मैं आज फिर रिपीट करता हूं, कि जुलाई 21 को हमने कहा था कि यह गवर्नमेंट किसी भी तरीके से हम हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो संविधान सम्मत होना चाहिए, वो नियमों के अनुसार होना चाहिए। अभी लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन उन्होंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर का विषय उठाया और पॉइंट ऑफ ऑर्डर के विषय में उन्होंने कोई चर्चा नहीं की। चर्चा उन्होंने एसआईआर के बारे में शुरू कर दी और एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट लेकर के आए। मैं निवेदन करूंगा कि वह हाउस के प्रोसीडिंग से एक्सपंज किया जाए। क्योंकि दैट इज नॉट इन ऑर्डर ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द पार्लियामेंट। जिस बात के लिए उन्होंने परमिशन मांगी थी उस बात को छोड़ करके वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने लगे और टाइम एंड अगेन उन्होंने इस पर डिमांड 267 रूल के दिन हर दिन करते हैं सुबह, और उनको हर दिन यह जवाब दे दिया जाता है कि इसकी चर्चा नहीं हो सकती है। ये जो आज हम बिल पर चर्चा कर रहे हैं ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में डिसाइड होने के बाद हम कर रहे हैं और इसको ऑब्स्ट्रक्ट करना ये प्रजातंत्र को एक तरीके से पार्लियामेंट को बंधक बनाने के बराबर है, जो मैंने कल भी कहा, और ये हम परमिट नहीं करेंगे। वी विल नॉट अलाउ ऑब्स्ट्रक्शनिज्म, वी विल नॉट अलाउ अनार्किज्म, और गवर्नमेंट के जो बिजनेस है वो पूरा पारित होगा और यह संसद चलेगी, पूरी तरीके से चलेगी, नियमावली के तहत चलेगी और आपके संरक्षण में चलेगी। Honorable members, as your Honorable LOH. They have wasted 64 hours and 25 minutes of the Indian Rajya Sabha जब से पार्लियामेंट 64 hours and 25 minutes। आप बोलिए वर्किंग डेज, ये आप बोलिए ये हाउस को बंधक बनाने के बराबर है कि नहीं है? ये एक तरीके से पब्लिक मनी को वेस्ट करने का सवाल है कि नहीं है? और इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि डिबेट हो, इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि डिस्कशन हो, इनको इंटरेस्ट ये है कि सिर्फ मीडिया में कुछ लाइनें आ जाएं और उसके लिए पॉइंट ऑफ ऑर्डर के माध्यम से ये बात को कहना चाहते हैं। मैं फिर कहूंगा दैट शुड बी एक्सपंज्ड। Honorable members, regarding notices 267, Honorable Deputy Chairman in the morning has already given his ruling. So therefore, those matters under notice 267 are not held cognizable. As regards matters that were raised that is not part of the bill has already been introduced by the Honorable Minister. He had started his introduction. Therefore, any matters that do not pertain to the specific bill under consideration of this House do not form part of the record. I have given my ruling. राज्यसभा ने राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक 2025 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक 2025 को ध्वनिमत से पारित कर दिया। खेलों से जुड़े दोनों विधेयकों को चर्चा और पारित करने के लिए पेश करते हुए खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक से देश में वैश्विक स्तर का खेल ढांचा तैयार करने, खेल प्रशासन को अधिक जवाबदेह और पारदर्शी बनाने और प्रतिभाओं को आसानी से सामने लाने में मदद मिलेगी। सदन ने चर्चा के दौरान विभिन्न दलों के सदस्यों ने अपने विचार और सुझाव रखे। विधेयकों पर चर्चा के बाद खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेलो इंडिया जैसे कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। एकदम पारदर्शिता के साथ देश के सभी एथलीट को जस्टिस मिले, अपनी क्षमता के आधार पर परफॉर्मेंस करने की अपॉर्चुनिटी मिले, गुड गवर्नेंस हो, सरकार सपोर्टिव रोल में रहे, ओलंपिक चार्टर का पालन हो, अच्छी तरह से गुड गवर्नेंस हो और देश स्पोर्ट्स सेक्टर में आगे बढ़े, उस उद्देश्य के साथ ये बिल लाया गया है। और उसके अलावा यह नेशनल एंटी डोपिंग अमेंडमेंट बिल है। हम नेशनल डोपिंग अमेंडमेंट बिल वाडा कोड को अलाइन करने के लिए लाए हैं। उसमें ट्रांसपेरेंसी हो, नाडा को स्वायत्तता मिले, उसमें कोई इंटरेस्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ना हो और देश में डोपिंग के खिलाफ हम मूवमेंट अच्छी तरह से कर सके,
इस उद्देश्य को सिद्ध करने के लिए नेशनल एंटी डोपिंग अमेंडमेंट बिल भी उसके साथ लाए हैं। Global players in the sports field, yes, certainly a strategy that we need to bring in at the Government of India level. And also every state and every district also we need to work out and create the strategy and structuring of implementation of those models to make our athletes the best in the world. नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी में टेस्टिंग लैब्स के अंतर्गत राज्यों में टेस्टिंग लैब, अवेयरनेस ड्राइव्स और रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स का विस्तार जरूरी है सर। मेरी यह सिफारिश रहेगी कि इन दोनों बिल्स के नियंत्रण नहीं बल्कि सशक्तिकरण के दृष्टिकोण से लागू किया जाए। That also we are, as a nation, we compete in international events. We have to bring our laws, our regulations on par with the rest of the world. And therefore, it is very imperative that this bill be passed with the fullest support of everybody present here. And I compliment the Prime Minister for having this vision. ओलंपिक्स की मेज़बानी करना एक बड़ा सपना है जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सामने रखा है, और दूसरा बड़ा सपना वर्ल्ड के टॉप 5 नेशंस में स्पोर्ट्स में भारत को लेके आना, ये दूसरा बड़ा सपना है। और तीसरा बड़ा सपना और बहुत ही अहम सपना जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश को दिया है, वो है विमेन लेड स्पोर्ट्स का सपना। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत आगे आए, ग्रास रूट लेवल से हमारा टैलेंट स्पॉटिंग हो, वहाँ से चालू करके मजबूत कोचिंग और ट्रेनिंग सिस्टम्स के माध्यम से हमारे स्पोर्ट्समैन आगे बढ़े, कॉम्पिटिटिव लीग्स में भाग लें और इंफ्रास्ट्रक्चर जो सरकार बना रही है उसके माध्यम से देश का नाम रोशन करें। Was no comprehensive sports law to support the dreams we carried in our hearts. No institutional mechanism to protect the athletes, to promote transparency or to ensure fair play in governance. Since then, 4 decades have passed with nothing much changing in terms of addressing the stagnant status quo. For 40 years, many of us in the sporting fraternity have hoped, prayed, and worked tirelessly for promulgating the legislation that would place the athlete at the very center of India's sporting ecosystem that is rightful, natural, and justified. Today, the hope has transformed the action and legislation. I congratulate the Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji, the Sports Minister Mansukh Mandaviya ji, and the government for presenting a visionary and long overdue framework in the form of National Sports Governance Bill 2025. हमारा रूट स्पोर्ट्स के साथ जुड़ा हुआ है और ये हमारे पास क्षमता है। सवाल इतना ही है कि उसको एक इकोसिस्टम देना, उसको अवसर देना। मोदी जी ने यही काम करा है और इसलिए खेलो इंडिया के द्वारा, फिट इंडिया के द्वारा हमारे देश में एक स्पोर्ट्स की इकोसिस्टम क्रिएट करने की कोशिश करी। उसका परिणाम आज हमारे सामने है और यही प्रधानमंत्री जी है, केवल कहा नहीं है, करके दिखाया है। 1 दशक पहले केवल देश में 1200 करोड़ का स्पोर्ट्स का बजट था। आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 4000 करोड़ से नज़दीक का बजट से खर्च करके हमारे देश के युवा एथलीट को प्रोत्साहित कर रहे हैं। स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड के लिए केवल 28 करोड़ रुपया का खर्च करा जाता था, आज 187 करोड़ रुपया का खर्च स्पोर्ट्स डेवलपमेंट के लिए करा जाता है। हमारे देश के एथलीट जिसमें टैलेंट है, कंपटीशन में जीते हैं, लेकिन इंटरनेशनल कंपटीशन में पार्टिसिपेशन करे, ऐसे एलिट एथलीट की सूची करके टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम में उसको शामिल करके उसको हर तरह का एक्सपोजर मिले, उसके लिए सुनिश्चित करा जाता है कोई संसाधन की कमी ना हो। मेरे देश के ट्राइबल क्षेत्र से निकलने वाले युवा हो, एथलीट हो, उसकी क्षमता हो, लेकिन आर्थिक संसाधन नहीं है, तो मोदी जी ने कहा है कि आपको रुकना नहीं है, आपको आगे बढ़ना है। 4000 से अधिक देश के एथलीट को आर्थिक संसाधन उपलब्ध करा के उसको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में, नेशनल इंपोर्टेंट इंस्टीट्यूट में, स्टेट इंपोर्टेंट इंस्टीट्यूट में रख के उसकी व्यवस्था करी जा रही है।
राज्यसभा ने कराधान विधि संशोधन विधेयक 2025 और आयकर संख्यांक 2 विधेयक 2025 को चर्चा के बाद लोकसभा को लौटा दिया। इसके साथ ही दोनों विधेयकों को संसद की मंजूरी मिल गई। इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दोनों विधेयकों को सदन में चर्चा के लिए पेश किया। इसके बाद विभिन्न दलों के सदस्यों ने चर्चा में हिस्सा लिया और बिलों को लेकर अपने सुझाव और विचार रखे। इसके बाद चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने आयकर से जुड़े कानूनों को सरल और लोगों के हित में बनाया है। The July budget 2024, we are simplifying the whole tax law itself so that compliance will be easy. Even that is a very big step, as I said. And for that, when allocation of time also has been given, opposition is failing its duty in serving the people of India that they don't want to participate in this discussion, neither in Lok Sabha nor here. So, having said all this, I want to say, to remove any confusion in the minds of anybody, this amendment and bringing in a new law in the place of old 1961 aims at simplifying the language, the lucidity which is required for anyone to understand it, no anomalies or any overlapping language that leads to misinterpretations. So this aims at only that. There are no new rates being brought in here, no tax issues which are being brought in here. That will come every year as it does in the finance bill. This is purely for making the documents simpler. They reflect a new simplified approach for tax administration. This learner more focused law is designed to make it easy to read, understand and implement. So as we are going through this exercise, sir, the officers of the CBDT are actively engaged in redrafting the rules, the subordinate legislations, with the same objective of simplifying both the provisions and the associated forms. So when the law is simple, you're able to read it easily, no interpretation problem. But what happens to the assessee when he gets the form in front of him in the computer? Even that is being simplified. So as is said in the Act itself, if everything goes well and if we are able to pass it, and I'm sure there will be members watching it very cleanly, the systems, the computer systems which run our income tax will all have to be now rebooted for the newer law. तो कार्यक्रम सदन दिन भर में अब बात करते हैं लोकसभा की कार्यवाही से जुड़ी खबरों की। बिहार मतदाता सूची एसआईआर मुद्दे को लेकर लोकसभा की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हुई। विपक्षी सदस्य नारेबाजी करने लगे। शोरगुल के बीच कुछ सवालों के जवाब दिए गए, लेकिन शोर शराबा बढ़ता देख लोकसभा अध्यक्ष ने कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। सदन की कार्यवाही आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। एक बार के स्थगन के बाद 12 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इलाहाबाद हाई कोर्ट न्यायाधीश यशवंत वर्मा को कदाचार के मामले में पद से हटाने के प्रस्ताव पर 3 सदस्यीय समिति का गठन की घोषणा की। ये स्पष्ट है कि दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के विरुद्ध शिकायत को गंभीर प्रकृति का पाया और उक्त निर्णय के पैरा 33 के तहत परिकल्पित इन हाउस प्रक्रिया का पालन किया। यह भी स्पष्ट है कि भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने इस गंभीर एवं चौंकाने वाले घटना और तथ्यों पर विचार करने के बाद और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की प्रतिक्रिया तथा दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए ये राय बनाई कि इस विषय पर गहन जांच आवश्यक है। इसलिए भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एस
सुप्रा के मामले में निर्णय के पैरा 33(3) में परिकल्पना के अनुसार एक 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। हमें यह भी याद है कि भारत के माननीय तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने समिति की रिपोर्ट भारत के महामहिम राष्ट्रपति और भारत के माननीय प्रधानमंत्री को भेजी है। ये स्पष्ट है कि भारत के माननीय तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एस सुप्रा के मामले में फैसले के पैरा 33(7) के प्रावधानों के अनुसार कार्य किया है, जो स्पष्ट रूप से भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश की राय को दर्शाता है कि पैरा 33(3) के तहत गठित समिति की रिपोर्ट में पाए गए आरोप इस प्रकृति के हैं कि उक्त न्यायाधीश को हटाने की कार्रवाई शुरू करने की आवश्यकता है। उपयुक्त तथ्यों के अवलोकन और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध तथ्यों, न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के कब्जे वाले और उनके नियंत्रण में स्थित आधिकारिक परिसर से जली हुई नकदी की बरामदी और उसे हटाने से संबंधित परिस्थितियों की स्वतंत्र रूप से जांच करने के बाद हम स्वतंत्र रूप से ये भी पाते हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 के साथ पठित अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 218 के तहत हटाने की प्रक्रिया न्यायाधीश अधिनियम 1968 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार शुरू की जानी चाहिए। वेदाक चरित्र और वित्तीय बौद्धिक ईमानदारी न्यायपालिका में एक आम आदमी द्वारा रखे गए विश्वास की नींव है और यह भी कि वर्तमान मामले से जुड़े तथ्य जो कि भ्रष्टाचार की ओर इशारा करते हैं वो भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 के साथ अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 218 के तहत कार्रवाई और प्रक्रिया के योग्य हैं और संसद को इस विषय पर एक स्वर में बोलना चाहिए और देश के प्रत्येक नागरिक को सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस के अपने संकल्प के बारे में एक स्पष्ट संदेश भेजना चाहिए। अतः हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के साथ पठित अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 218 के अंतर्गत इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को पद से हटाने के लिए ये प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। कृपया इस प्रस्ताव पर आगे की कार्रवाई की जाए। इस प्रस्ताव को नियमानुसार उचित पाते हुए मैंने इसकी स्वीकृति प्रदान की है। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 की धारा 3 की उपधारा 2 के अनुसार मैंने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को पद से हटाने के अनुरोध के आधारों की जांच करने के उद्देश्य से निम्नलिखित 3 सदस्यों वाली एक समिति गठित की है। माननीय न्यायमूर्ति श्री अरविंद कुमार, न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय, माननीय न्यायमूर्ति श्री मनिंदर मोहन श्रीवास्तव, मुख्य न्यायाधीश मद्रास उच्च न्यायालय, श्री BV आचार्य, वरिष्ठ अधिवक्ता, कर्नाटक उच्च न्यायालय। समिति यथाशीघ्र अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। जांच समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने तक ये प्रस्ताव लंबित रहेगा। एक और स्थगन के बाद दोपहर 3 बजे सदन की कार्यवाही फिर से शुरू हुई तो पतन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारतीय पतन विधेयक 2025 पर विचार और इसे पारित करने का प्रस्ताव रखा।
इसके बाद सदन ने विधेयक पर संक्षिप्त चर्चा की। अपने जवाब में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि इससे बंदरगाहों के विकास, इससे जुड़े कानूनों को व्यवस्थित करने और समुद्री तटों को बेहतर उपयोग के साथ ही समुद्री व्यापार करने में आसानी प्रदान करेगा। The Indian Port Bill 2025 is our answer to this challenge. It is the product of extensive consultation with coastal state, industry stakeholders and the public, embodying the spirit of cooperative federalism. Sir, the bill contains 11 chapters and 85 clauses that mainly focus on optimum utilization of India's coastline by promoting integrated planning and strategic development of our port through a robust consultative framework between the state and the center. This bill introduces several forward-looking reforms. Number one, integrated planning. It statutorily establishes the Maritime State Development Council, a recommendatory body to facilitate integrated long-term planning and data-driven decision-making across all ports. Dispute resolution. The bill introduces state-level dispute resolution committees to provide a fast, efficient, and transparent mechanism for resolving port-related disputes. लोकसभा ने खान आवंटन, खनन क्षेत्र का लाभ आम लोगों को दिलाने और इसमें पारदर्शिता लाने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने खान और खनिज विकास एवं नियमन संशोधन विधेयक 2025 चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। उन्होंने कहा कि देश में रोजगार बढ़े और आदिवासियों और खनन क्षेत्र के लोगों को इसका लाभ मिल सके, इसके लिए विधेयक में आवश्यक संशोधन किए गए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में इस एक्ट में 6 अमेंडमेंट्स, बहुत महत्वपूर्ण अमेंडमेंट्स आज संसद के सामने जो माइनिंग सेक्टर के हित के लिए, जो देश की आज जो डिमांड है, माइनिंग सेक्टर के द्वारा रोजगार बढ़ना चाहिए, माइनिंग सेक्टर के द्वारा देश के क्रिटिकल मिनरल्स मिलना चाहिए। आज जो भारत में माइनिंग सेक्टर के देखते हुए आज इस बदलाव लाए गए। अध्यक्ष जी, 2015 से पहले जो पार्टी सत्ता में थे, जो माइन्स का अलॉटमेंट कैसा होता था, सफेद पेपर के ऊपर कुछ लोग लिख के देते थे, आज माइन्स अलॉटमेंट होता था। आज स्थिति क्या है? 2015 से आज तक एक भी ऐसा इंसिडेंट नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में माइनिंग सेक्टर में एक इंसिडेंट नहीं है। पूरे ट्रांसपेरेंसी के साथ, पारदर्शिता के साथ आज माइनिंग सेक्टर रिफॉर्म्स लाया गया नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में दिवाला कानून में संशोधन के लिए एक विधेयक पेश किया। वित्त मंत्री ने के अनुरोध पर दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता संशोधन विधेयक 2025 को सेलेक्ट समिति को भेज दिया गया। I rise to move for leave to introduce the Insolvency and Bankruptcy Code Amendment Bill 2025. प्रश्न ये है कि माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक को प्रस्तावित करें। Sir, I introduce the bill. Sir, with your permission, I rise to move for leave that the Insolvency and the Bankruptcy Code Bill 2025 may be referred to a select committee of the House. The names of the members of the committee may be decided by the Honorable Speaker. The terms and conditions regarding the committee may also be decided by the Honorable Speaker. The committee may submit its report by the first day of the next session. प्रश्न यह है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में वो ना कहें। किसके विरोध में आप ना कह रहे हैं पता है?
वो विधेयक सेलेक्ट कमेटी को जा रहा है उजला साहब, तो आप विरोध करेंगे? सेलेक्ट कमेटी को न जाए? मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। लोकसभा की कार्यवाही कई बार के स्थगन के बाद आखिर में 18 अगस्त सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने पूरे सत्र के दौरान विपक्ष के व्यवहार की आलोचना की। ऐसा व्यवहार हमने जिंदगी में नहीं देखा है। हम लोग भी संघर्ष करते थे, हम लोग भी प्रोटेस्ट करते थे, लेकिन हम लोग तरीके से करते थे। हम लोग कागज फाड़ के या इस तरह का नाटकबाजी करके, गंदे गंदे बातें करके, ये नारा लगा करके, कुर्सी को कागज फेंक करके आप लोगों ने जो इस पूरा सदन का गरिमा को गिराया है, ये बहुत खंडन करता हूँ और देश आपको माफ नहीं करेगा। हम लोग ने बार बार कहा है, चर्चा में हिम्मत है तो चर्चा में भाग लेना चाहिए। हम लोग हिम्मत से काम करने वाले लोग हैं। देश के सामने में हम लोग बिजनेस लेके आए हैं, बिल लेके आया है, हम लोग काम काज लेके आया है। आप लोग चर्चा में हिस्सा लेता नहीं है, अनाप समय बातें करता है, फिर बोलते हैं बोलने नहीं देते हैं। सर, मैं आखिर में मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूँ, अब भी समय है, अभी भी सुधर जाओ, अभी भी टाइम है। चर्चा में भाग लेकर के देश के लिए काम करने के लिए अभी भी वक्त है। टाइम बर्बाद मत कीजिए। हम सबको यहाँ सदन में काम करने के लिए भेजा है, हम लोगों को यहाँ बोलने के लिए भेजा है, या तोड़ फोड़ करके कागज उठा करके चेयर के ऊपर में फेंकने के लिए नहीं भेजा है। आप लोगों को एमपी चुन के भेजा है। आपके अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग कितना दुखी होगा आपका हरकत देख करके। तो इसी के साथ हमारे विशेष कार्यक्रम सदन दिन भर में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।